डियर स्टूडेंट, अभी हमने लास्ट क्लास में वाइब्रेशन की डेफिनेशन को समझा और उसके मेन कॉजेस को समझा। कुछ हमने देखा था कि पुराने पुराने मैकेनिकल के सब्जेक्ट से उठ के मैंने टर्मिनोलॉजीज यूज की है। ठीक है, अब हम जरा ये समझते हैं कि वाइब्रेशन की जो डेफिनेशन थी वो अपन समझ लिए थे। एनी टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन इज टर्म्ड एज वाइब्रेशन व्हिच इज वेरी रैपिड इन नेचर। ये मैंने कंप्लीट कर दिया डेफिनेशन। जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, ड्रम, गिटार, ये सब किस पे वर्क कर रहे हैं? ये वाइब्रेशन के कारण कर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स थे। एनी टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन इज टर्म्ड एज वाइब्रेशन व्हिच इज वेरी रैपिड। ये सिंपल सी हमने डेफिनेशन समझी, उसके कॉजेस समझ लिए, कुछ हमने एग्जांपल्स देख लिए। नाउ ये समझने की बहुत जरूरी है, जैसे मैंने आपसे बोला था, इलास्टिसिटी इज द मेन कॉज ऑफ वाइब्रेशन। बट कैसे? So all materials or all bodies having mass and elasticity are capable of vibration. ठीक है, अब मैं अपने टर्मिनोलॉजीज है वाइब्रेशन की, धीरे धीरे उनमें आ रहा। जैसे मैंने अभी इलास्टिसिटी समझा था, अब मैं कह रहा हूं कि मास और इलास्टिसिटी अगर है तो वो सिस्टम वाइब्रेट करेगा। और ये तो हर मटेरियल के पास होता है ना, देयर इज सम मास ऑफ दैट मटेरियल और उसमें कुछ इलास्टिसिटी। जरा समझने की कोशिश करते हैं कि एवरी मटेरियल दैट हैव मास एंड इलास्टिसिटी आर कैपेबल ऑफ वाइब्रेशन। जैसे कि ये मटेरियल है, आपने क्या किया, यहां से लोड लगाया। जैसे ही आपने इससे लोड लगाया, इसमें डिफ्लेक्शन होना शुरू हुआ। जस्ट इमेजिन दैट दिस इज द मटेरियल और अ बॉक्स। यू कैन इमेजिन जस्ट अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ अ मटेरियल। आपने जैसे इसमें लोड लगाया तो क्या हुआ कि पूरा का पूरा मटेरियल के जो ग्रेन्स हैं, इंटरनल फेजेस हैं और ग्रेन्स है और जो प्लेन्स है, वो मूव करेंगे राइट। जैसे यहाँ के ये राइटवर्ड्स मूव करेंगे, तो इस इक्विलिब्रियम लाइन से, सो दिस विल बी योर इक्विलिब्रियम लाइन। ऐसा ये लगा हुआ है, दिस विल बी योर इक्विलिब्रियम लाइन। इससे मासेस क्रॉस किए, पूरे मॉलिक्यूल्स इस तरफ आए। जैसे ही मॉलिक्यूल्स में हरकत हुई, यानी मॉलिक्यूल्स में हमने फोर्स के कारण, जैसे ही मैंने फोर्स लगाया, यानी मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पोजीशन चेंज करेंगे। जैसे ही पोजीशन चेंज हुई, इलास्टिसिटी पिक्चर में आ गई। क्यों? क्योंकि मटेरियल पे लोड लगेगा तो वो इलास्टिक प्रॉपर्टी ही तो है जो मटेरियल को वापस अपने शेप में लेकर आएगी। तो जैसे ही मैंने इसमें लोड लगाया, इलास्टिसिटी जो विद इन द मटेरियल है वो पिक्चर में आई। उसे समझ में आया कि मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। यहां पर आके मैंने क्या किया, लोड को छोड़ दिया। अब जैसे ही मैंने लोड को छोड़ा, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वापस इक्विलिब्रियम की तरफ भागे। क्यों? क्योंकि मटेरियल अभी भी इलास्टिक लिमिट में है, तो वो क्या करेगा, वापस मटेरियल का शेप रिगेन करने के लिए कोशिश करेगा। जैसे ही मटेरियल का शेप रिगेन करेगा तो पूरे मॉलिक्यूल्स कहां, ये इक्विलिब्रियम की तरफ आए। बट उन्हें थोड़ी ना पता है कि कितना लोड लगा है और क्या इक्विलिब्रियम। तो वंस दैट, इस पॉइंट पे जहां पर ये लोड लगाया, यहां पर जो पूरी इलास्टिक जो एनर्जी जनरेट हुई है, जो इलास्टिक एनर्जी अंदर है, वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में और मॉलिक्यूल्स को वापस इक्विलिब्रियम की तरफ लेकर आएगी। नाउ ये बात समझने की बात है कि जो भी मोशन के साथ एनर्जी होती है वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो इलास्टिक एनर्जी जो भी इस मटेरियल में थी, यहां पर मैंने लोड लगाया, इसके बाद जैसे ही छोड़ा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पूरी इलास्टिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई मेरी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मटेरियल टू कम टू द इक्विलिब्रियम और द मॉलिक्यूल्स टू कम टू द इक्विलिब्रियम। जैसे इक्विलिब्रियम में आए, उन्हें थोड़ी ना पता इक्विलिब्रियम में, देन अगेन इस इक्विलिब्रियम को क्रॉस करके इस तरफ गए। जैसे ही लेफ्ट वर्ड मूव करेंगे, अगेन इलास्टिक एनर्जी कम्स इनटू पिक्चर। अब वो इलास्टिक एनर्जी क्या करेगी, वो इलास्टिक एनर्जी वापस चाहेगी कि अपने मॉलिक्यूल्स को इक्विलिब्रियम की तरफ आए। तो जैसे ही लेफ्ट वर्ड गए, अगेन दैट इलास्टिक एनर्जी कम्स इनटू पिक्चर और एक लिमिट तक, क्योंकि इलास्टिक लिमिट में, उस लिमिट के बाद जो लोड का इंपैक्ट है वो खत्म हुआ, वापस मटेरियल अपने इक्विलिब्रियम में आएंगे ड्यू टू दैट काइनेटिक एनर्जी, जो इलास्टिक एनर्जी अब कन्वर्ट हो चुकी है काइनेटिक एनर्जी में। एंड इस इक्विलिब्रियम के अबाउट दैट टू एंड फ्रो मोशन होगा। सो every body that have mass and elasticity are capable of vibration। तो ये हमें इलास्टिसिटी क्यों बोला मैंने, मेन कॉज ऑफ वाइब्रेशन, इसीलिए बोला।
अब हम जरा वाइब्रेशन को समझने की कोशिश करें फिर इसकी टर्मिनोलॉजी पे। जस्ट इमेजिन दैट इज अ स्ट्रिंग एंड बॉब, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम हो गया आपका, दिस इज द इक्विलिब्रियम, ठीक है, आपने इसको मोशन दिया इस तरफ, नाउ एट दैट पोजीशन ये यहां मूव हो गया, ठीक है, जैसे ही जस्ट इमेजिन दैट इज अ स्ट्रिंग दैट इज बॉब, ठीक है, दैट इज स्ट्रिंग एंड बॉब, जैसे ही मैंने इसको इधर मोशन दिया छोड़ दिया, यहां पर लेकर आया छोड़ दिया, तो ये like that is your vibration. इस vertical axis that is its equilibrium position, any to and fro, दूर पास दूर पास दूर पास, to fro to fro to fro, that is vibration. So here and here just rotate like this, so this is your vibration, a simple pendulum, example of simple pendulum, ठीक है. सो एनी टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन इज टर्म्ड एज वाइब्रेशन व्हिच इज वेरी रैपिड इन नेचर, ठीक है. कॉजेज हम देख ही चुके थे, मेन कॉज ऑफ वाइब्रेशन दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्स एंड इलास्टिसिटी इज द मेन कॉज ऑफ वाइब्रेशन विद इन द मटेरियल. और दो तीन चीजें देख लेते हैं, जैसे ड्राई फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेसेस, अनबैलेंस्ड फोर्स हम देख ही चुके थे, और कभी कभी स्लिप्स होता है दो कंपोनेंट में, बट दैट all due to that unbalanced force. If this is present in the machine and it is the main cause of vibration, baki other are also there but that are negligible, that the main cause is your unbalanced force. Now if we talk about some terminologies जो कि आपको पता होनी चाहिए वाइब्रेशन के सब्जेक्ट को समझने के लिए, तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी जो टर्मिनोलॉजी है वो है मेरी पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन. सो पीरियोडिक मोशन आपने जैसा कि फिजिक्स में पढ़ा था, अ मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, अ मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. जस्ट सी दैट एग्जांपल, ठीक है, अ मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल और आफ्टर इंटरवल ऑफ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है. दिस इज योर एक्स टी डिस्प्लेसमेंट, दिस इज योर टी, ठीक है. दिस पॉइंट लेट अस सपोज O, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. सो एक साइकिल को जब ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, यहां से गया, ये हाफ साइकिल हुई, एंड अगेन दिस इज योर वन साइकिल, तो दिस इज वन साइकिल, एंड अगेन यहां से शुरू हुआ, यहां से शुरू हुआ, यहां पर खत्म हुआ, दैट इज अनदर साइकिल. सो अ मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज पीरियोडिक मोशन, ठीक है. नाउ सेकेंड टर्मिनोलॉजी जो आपको यूज करनी है दैट इज टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, दैट इज टाइम पीरियड, ठीक है. टाइम पीरियड, टाइम कंप्लीट फॉर वन साइकिल. सो यहां से लेकर यहां तक एक साइकिल, दैट इज योर टाइम पीरियड, ठीक है. इस केस में जो टाइम पीरियड होगा एक साइकिल के लिए 0 से 2, 2 से 4 एंड सो ऑन, ठीक है. सो दिस रिप्रेजेंट्स योर वन कंप्लीट साइकिल 0 से 2, और इसमें जो टाइम लगेगा एक साइकिल को होने में वो उसका टाइम पीरियड हो जाएगा. थर्ड वन इज योर फ्रीक्वेंसी. नाउ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी. नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम इज योर फ्रीक्वेंसी. तो अभी एक साइकिल को कंप्लीट होने में समय, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम. इसकी यूनिट होती है या तो हर्ट्ज होगी या पर सेकंड होगी, ठीक है. सो दैट इज योर फ्रीक्वेंसी. नाउ एम्पलीट्यूड, फोर्थ टर्म इज योर टर्मिनोलॉजी इज योर एम्पलीट्यूड. नाउ एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम मीन. The maximum displacement of the body from mean, any to and fro motion about mean equilibrium position is vibration. अब समझिए, any to and fro motion about mean equilibrium position is vibration, and the maximum displacement of the body from mean position कितना जाएगा? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन दैट इज योर स्ट्रिंग एंड दैट इज योर सिंपल पेंडुलम. पेंडुलम को आपने ऐसे किया, ये वाइब्रेशन हो रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि यहां पर लेके छोड़े. नाउ दैट विल बी यूर, जैसे ही लीव किया आपने फॉर एग्जाम्पल, ये वापस रोटेट होके ना आ जाए, दैट इज नॉट वाइब्रेशन.
सर्कुलर मोशन इज नॉट वाइब्रेशन. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना जा रहा है अगर उसमें वाइब्रेशन हो रहा है एक बार में डिस्टर्बेंस होने को, तो दैट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज योर एम्पलीट्यूड. ठीक है. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगी आपकी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी. अभी सिर्फ इसको टर्मिनोलॉजी के साथ ले रहा हूं मैं, इसको अच्छे से हम आगे जब इसको ड्राइव करेंगे तब समझेंगे कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है. नेचुरल फ्रीक्वेंसी को बस हम ये समझे कि जैसे ही ये पेंडुलम है, इस पेंडुलम को मैंने डिस्टर्ब किया, ये बात समझिए. अगर मैं इस वक्त स्टेशनरी खड़ा हूं तो मुझ में वाइब्रेशन कैसे होंगे? नहीं होंगे अनटिल अनलेस मैं अपने आप को या किसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण डिस्टर्ब नहीं करूंगा. तो एनी टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन तभी देख पाऊंगा जब उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब करूं. तो जस्ट लाइक दैट पेंडुलम, ये जो पेंडुलम है इसके इक्विलिब्रियम को अगर मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा तो मैं इसमें वाइब्रेशन कैसे करूंगा? क्योंकि मुझे तो वो टू एंड फ्रो मोशन दिखना चाहिए, तभी तो मैं उसको वाइब्रेशन बोलूंगा. सो दैट पेंडुलम, एनी टू एंड फ्रो मोशन इज वाइब्रेशन. अब अगर मोशन हो रहा है तो उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी. सो व्हेन देयर इज नो फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स का मतलब ये है कि मुझे सिर्फ उस सिस्टम को डिस्टर्ब करना है. अब आपसे कोई कितना भी पूछे कि कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा है इस पेंडुलम के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने को, भैया हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना था. आई जस्ट टच दैट पेंडुलम और दैट बॉब, बस उसका डिस्टर्ब हो गया इक्विलिब्रियम. देयर इज नो मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन फ्री वाइब्रेशन. ठीक है. जस्ट इनिशियली मैंने डिस्प्लेसमेंट दिया एंड दैट डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद जो टू एंड फ्रो मोशन होगा उसी को मैं वाइब्रेशन बोलूंगा. जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और हमने इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, तब जो बॉडी वाइब्रेट करेगी उसी की फ्रीक्वेंसी को मैं बोलूंगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी. ठीक है. ये बात समझिए. जब मैंने इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मोशन की बात कर रहा हूं. अगर मैं मोशन की बात कर रहा हूं तभी इट्स अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो जो डिस्टर्बेंस दूंगा वो समहाउ एक मोशन में ही तो दूंगा. तो वो जो डिस्टर्बेंस दिया है उसके फोर्स का कोई मतलब नहीं है. इनिशियल डिस्प्लेसमेंट के बाद जो वाइब्रेशन एग्जीक्यूट करेंगे उस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को क्या बोलोगे आप? नेचुरल फ्रीक्वेंसी. ठीक है. नाउ दीज आर ऑल द टर्मिनोलॉजीज. और कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में देख ली थी, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो दो दैट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन परफॉर्म्ड बाय अ लिंक. अब इस केस में, पेंडुलम के केस में, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम. वाइब्रेशन की जो यूनिट्स है, यूनिट 1, 2 एंड 3, दैट डिपेंड्स ऑन द सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम. मतलब मैंने पांचों कंस्ट्रेंट, पांचों मोशन कंस्ट्रेंट कर दिए. सिर्फ उस सिस्टम का एक मोशन दूंगा जिस डायरेक्शन में मैं डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूं, उस डायरेक्शन को मैं कंसीडर करूंगा, एंड दैट इज द सिस्टम ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम. एंड देन हम जब फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे कि भैया कुछ ऐसे सिस्टम्स भी होते हैं जिस पर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम होती है, तो उनमें कैसे वाइब्रेशंस को हम देखेंगे. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ऑल्सो योर टर्मिनोलॉजी, जो कि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं. डिग्री ऑफ फ्रीडम, the number of independent motion performed by a link in 3D space, that is degree of freedom. इसके बाद हम जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे दैट इज डैम्पिंग. ये सब यूनिट वाइज हम और डिटेल में समझेंगे. सिर्फ यहां पर मैं टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहा हूं ताकि कभी आपको किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आए तो कंफ्यूजन ना हो. डैम्पिंग इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मोशन ऑफ वाइब्रेशन, और रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मोशन, और रेजिस्टेंस अगेंस्ट द वाइब्रेशन. सिंपल. अब वाइब्रेशन तो हो गए, आप चाह रहे हैं या ना चाह रहे हैं, इंटेंशनली चाह रहे हैं, दैट इज इन केस ऑफ मोबाइल एंड मैकेनिकल सीव्स, वी वांट दैट, और इन इंस्ट्रूमेंट्स हम चाह रहे हैं उसमें इंटेंशनली वाइब्रेशन दे रहे हैं ताकि उससे कुछ आउटपुट ले ले, बट हमेशा नहीं देते. समहाउ वी कैन फील दैट वाइब्रेशन. जब हम गाड़ी पे बैठ रहे हैं तो वाइब्रेशन हो रहे हैं जो मैं नहीं चाह रहा हूं. तो ऐसे मोशंस, ऐसे वाइब्रेशंस जो कि मुझे रोकना है या मैं चाहूं कि इतने समय के बाद वो रुक जाएं, उस वक्त मुझे डैम्पिंग यूज होनी पड़ती है. डैम्पिंग इज नथिंग बट अ रेजिस्टेंस प्रोवाइड अगेंस्ट द मोशन. तो उसको टर्मिनोलॉजी वाइज देखे तो डैम्पिंग बोलते.
ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टर्मिनोलॉजीज, और हम बाकी आगे के न्यूमेरिकल्स में भी देखेंगे। सो पीरियोडिक मोशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड डैम्पिंग, एंड अदर्स आर डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।